18 जून 2023 को टाइटन 5 लोगों के साथ समुद्र में उतरता है और करीब 2 घंटे बाद इसका संपर्क सहयोगी जहाज से टूट जाता है और सबमर्सिबल लापता हो जाता है। कई दिनों तक सर्च ऑपरेशंस चलते हैं और 22 जून को बताया जाता है कि सबमरीन का कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हो गया, जिसमें सभी यात्रियों की जान चली गई। लेकिन लापता होने के बाद ऐसा क्या हुआ था कि टाइटन तबाह हो गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपने टाइटैनिक जहाज का नाम तो सुना ही होगा। टाइटैनिक एक बड़ा जहाज था जो 111 साल पहले समुद्र में एक बर्फ की चट्टान से टकराने के कारण डूब गया था। बर्फ से टकराने के बाद जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद ये जहाज पूरी तरह से डूब गया था, जिसमें 1500 लोगों की मौत हो गई थी। इसके डूबने के 72 साल बाद 1985 में टाइटैनिक के अवशेषों को खोज लिया गया और तब से ही जो लोग टाइटैनिक की कहानी से प्रभावित थे वो इसे खुद देखना चाहते थे। कुछ लोग इसके इतिहास और इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते थे, तो कुछ लोग इसमें इसके पैसेंजर्स की कहानी के बारे में जानना चाहते थे। टाइटैनिक के अवशेष आज भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में करीब 3.8 किलोमीटर की गहराई में समुद्र तल पे पड़े हुए हैं। 3.8 किलोमीटर की गहराई कोई मजाक नहीं है। ये इतना गहरा है कि यहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती है, जिसके कारण यहाँ पे हमेशा अंधेरा और ठंड रहती है। लेकिन कुछ लोग टाइटैनिक के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं। वो इसके अवशेषों को समुद्र के नीचे जाकर के अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। टाइटैनिक के अंदर क्या है, वो कैसा दिखता है, आज वो किस हालात में। पर डूबे हुए टाइटैनिक की यात्रा ना तो आसान ही है और ना ही सस्ती। इतनी गहराई में जाने के लिए आपको स्पेशल सबमर्सिबल की जरूरत पड़ती है जो समुद्र तल की भीषण ठंड और पानी के हाई प्रेशर को सहन कर सके। ओशन गेट एक्सपेडिशन नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने टाइटैनिक के अवशेषों को देखने के लिए एक सबमर्सिबल बनाया था ताकि लोगों की टाइटैनिक देखने की इच्छा को पूरा किया जा सके। इस सबमर्सिबल का नाम था टाइटन। इस सबमर्सिबल में कुछ यूनिक फीचर्स थे, जैसे कि इस सबमर्सिबल को वीडियो गेम कंट्रोलर से ऑपरेट किया जाता था और इसमें 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे थे जो इसे पानी में चलाते थे। कुछ लोग टाइटन को सबमरीन भी कह रहे हैं, पर सबमरीन और सबमर्सिबल में बहुत बड़ा अंतर है और वो अंतर ये है कि सबमर्सिबल को लोकेशन पर ले जाने और वापस लाने के लिए सहयोगी जहाज की जरूरत होती है, लेकिन एक सबमरीन किसी पर निर्भर नहीं होता है। वो स्वतंत्र रूप में समुद्र में कहीं भी जा सकता है, उसे किसी दूसरे जहाज की जरूरत नहीं होती। तो ये बात आप समझ लें कि टाइटन एक सबमर्सिबल था, ना कि सबमरीन। सबमर्सिबल के अंदर की जगह को आप एक मिनी वैन से कंपेयर कर सकते हैं जिसमें कि सीट नहीं। इतनी जगह में 5 लोगों को बैठना होता है। इन पैसेंजर्स को काफी पास होकर बैठना होता है और सहारे के लिए ये सबमर्सिबल की पीछे कर्व्ड दीवार पे पीठ टिका सकते हैं। इसमें कुछ खाने का सामान, पानी और एक बेसिक सा टॉयलेट था। अब 10 घंटे तक ऐसी कंडीशन में सफर करना, आप सोच ही सकते हैं ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं होगा। इसमें कुछ कैमरास, लाइट और सेंसर्स भी लगे थे जो टाइटैनिक के अवशेषों की फोटो लेने में काम आते थे। इसमें 5 लोगों के लिए 96 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई थी, पर ये घंटे एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ये क्रू मेंबर्स की ब्रीथिंग रेट पर भी निर्भर करता है कि ऑक्सीजन सप्लाई कितनी देर तक चलेगी। इस टाइटैनिक के अवशेषों को देखने की यात्रा के लिए प्रत्येक यात्री को $2.5 लाख यानी करीब 2 करोड़ रुपए देने होते हैं और साथ ही साथ इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही पन्ने पे मौत शब्द का जिक्र 3 बार किया गया है और इसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि ये सबमर्सिबल फेल भी हो सकती है, जिसमें यात्रियों को शारीरिक नुकसान या उनकी मौत भी हो सकती है। कमाल की बात तो यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा होता है कि ये सबमर्सिबल एक एक्सपेरिमेंटल ढांचा है और इसे किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा सर्टिफाई नहीं किया गया। मतलब ये कि सबमरीन भी यही कंपनी बनाती है, इसे टेस्ट भी यही कंपनी करती है और इसे सर्टिफाई भी यही कंपनी कर देती है कि यह समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए सुरक्षित है। पर फिर भी टाइटैनिक को देखने की चाह ने इन यात्रियों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन करने के लिए मजबूर कर दी। इस यात्रा में कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, जो सबमर्सिबल के पायलट भी थे, के साथ ब्रिटिश बिलियनियर हमीश हार्डिंग, पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान और पॉल हेनरी मौजूद थे। यात्रा शुरू होती है 15 जून 2023 को। पोलर प्रिंस जहाज, जिसमें टाइटन सबमर्सिबल और सभी क्रू मेंबर होते हैं, सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड, कनाडा से रवाना होता है। करीब 1 दिन बाद 740 किलोमीटर की यात्रा करके ये जहाज टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंच जाता है। इसके बाद टाइटन के सिस्टम्स और परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं। 18 जून 2023 को 5 यात्री इस सबमर्सिबल में सवार हो जाते हैं और जहाज को छोड़कर समुद्र की गहराई में टाइटैनिक की तरफ जाने लगते हैं। गोता लगाने के 1 घंटे 45 मिनट बाद जब टाइटन 3.6 किलोमीटर की गहराई में था और टाइटैनिक के आगे के हिस्से की तरफ पहुंचने ही वाला था, इस समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था और टाइटन सतह पर मौजूद पोलर प्रिंस जहाज के साथ रेडियो के माध्यम से लगातार संपर्क में था। पर तभी कुछ अजीब सा होता है और संपर्क टूट जाता है। संपर्क टूटने के 15 मिनट बाद पोलर प्रिंस जहाज टाइटन से दोबारा कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है।
पर जहाज में बैठे लोगों को लगता है कि ये कोई टेम्पररी रेडियो प्रॉब्लम है और वो लोग टाइटन के साथ संपर्क के पुनर्स्थापित होने का इंतजार करते हैं। ये लोग इसलिए भी नहीं घबराते हैं क्योंकि टाइटन में एक सेफ्टी फीचर था जो इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है या टाइटन का पावर खत्म हो जाता है तो उसे ऑटोमेटिकली समुद्र की सतह पे ले आता। पर जब 2 घंटे बाद तक भी टाइटन के साथ कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है तब जहाज में बैठे लोगों को अंदेशा हो जाता है कि शायद ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और तब ये लोग आसपास के जहाजों और प्लेन से संपर्क करते हैं और उनसे टाइटन को खोजने में मदद करने के लिए कहते हैं। इसके करीब 2 घंटे बाद इसे खोजने का अभियान शुरू किया जाता है जिसमें यूएस कोस्ट गार्ड, यूएस नेवी, कैनेडियन कोस्ट गार्ड और दूसरी एजेंसियां शामिल होती हैं। 3 दिन तक इसकी खोज चलती है जिसमें कई देशों के और भी जहाज, प्लेन्स और रोबोट्स इसकी खोज में लगे रहते हैं। जहां पर टाइटन को आखिरी बार देखा गया था उसके आसपास के सभी इलाकों में खोज की जाती है। इस सर्च में कई मेथड्स और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है जैसे सोनार, रेडार, इंफ्रारेड कैमरा एटसेट्रा। 22 जून 2023 सर्च टीम को टाइटन के कलर से मिलते जुलते कुछ मेटल्स के टुकड़े मिलते हैं। ये टुकड़े टाइटैनिक के अगले हिस्से से करीब 500 मीटर की दूरी पे मिलते हैं। बाद में यूएस कोस्ट गार्ड द्वारा बताया जाता है कि टाइटन का कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हो गया जिसमें किसी के भी बचने की कोई संभावना नहीं। इम्प्लोजन किस वजह से हुआ था ये तो अब तक पता नहीं चला, लेकिन जिस स्थिति में टाइटन का मलबा मिला है उसे देखते हुए ये बात बिल्कुल सही लगती। देखो, इम्प्लोजन को आप एक्सप्लोजन का ठीक उल्टा समझ सकते हो। जैसे एक्सप्लोजन में किसी कंटेनर में हाई प्रेशर होता है और जब वो कंटेनर एक्सप्लोड होता है तो चीजें बाहर की तरफ जाती हैं। इम्प्लोजन में ठीक इसका उल्टा होता है। जब किसी कंटेनर के चारों तरफ हाई प्रेशर होता है और वो कंटेनर अचानक से फेल हो जाता है तो आप सोचो क्या होगा, वो अचानक से अंदर की तरफ पिचक जाता है। इसी को हम इम्प्लोजन कहते हैं और यही टाइटन के साथ हुआ था। ये इम्प्लोजन इतना पावरफुल था कि माना जा रहा है कि 5 यात्री मात्र 20 मिलीसेकंड में मारे गए होंगे। 20 मिलीसेकंड, ये टाइम इतना कम है कि हमारा ब्रेन इतने समय में कुछ भी सोच या समझ नहीं सकता और इसलिए ये माना जा रहा है कि यात्रियों को कुछ भी समझ में आता उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। उन्हें दर्द का एहसास भी नहीं हुआ होगा। कम गहरे पानी के प्रेशर को सहने के लिए ज्यादा मजबूती वाले स्टील्स और ज्यादा गहरे पानी के लिए टाइटेनियम या मोटे स्टील्स यूज किए जाते हैं। टाइटेनियम या मोटे स्टील से बने स्फेरिकल कंटेनर्स हाई प्रेशर को सहन करने में सक्षम होते हैं। डीप सी के डायरेक्टर और एक्सपर्ट जेम्स कैमरॉन ने बताया कि टाइटन को बनाने में टाइटेनियम का नहीं बल्कि कार्बन फाइबर कंपोजिट का इस्तेमाल किया गया था और कार्बन फाइबर गहरे समुद्र के प्रेशर को सहने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। उन्होंने बताया कि कार्बन फाइबर की कंप्रेशन स्ट्रेंथ बहुत कम होती है जो कि गहरे पानी के प्रेशर को सहने के लिए बेहद जरूरी है। जिस समय टाइटन से संपर्क टूटा था लगभग उसी समय यूएस नेवी के एक स्पेशल सिस्टम जिसे साउंड सर्वेलियंस सिस्टम कहते हैं से एक नॉइज कैप्चर की गई थी। माना जा रहा है कि ये नॉइज इसी टाइटन के इम्प्लोजन की थी। साउंड सर्वेलियंस सिस्टम को कोल्ड वार के दौरान सोवियत सबमराइन्स की आवाज डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, पर ये पानी के अंदर की दूसरी आवाजें भी पहचान सकता है। कंपनी ने अपने सबमर्सिबल के बारे में बड़े बड़े दावे किए थे। कंपनी का कहना था कि कंपनी ने अपने सबमर्सिबल को बहुत ही मजबूत और सुरक्षित बनाया। कंपनी ने कहा था कि यह सबमर्सिबल टाइटेनियम और कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल से बनी है जो बहुत ज्यादा ठंड और प्रेशर को सहन कर सकती है। कंपनी ने यह भी कहा था कि सबमरीन में कुछ नई टेक्नोलॉजीज थी जो उन्होंने खुद डेवलप की थी और कुछ दूसरी कंपनी से ली थी, जैसे कि एलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो उन्हें सतह पे मौजूद जहाज से संपर्क करने में मदद करती थी। अब इस हादसे के बाद कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कंपनी के एक कार्यकर्ता जिन्हें कंपनी से 2018 में निकाल दिया गया था, उन्हें टाइटन से कुछ परेशानियां थी। उन्होंने कहा था कि टाइटन का डिजाइन और टेस्टिंग ठीक से नहीं किया गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि टाइटन के कुछ हिस्से कमजोर या पुराने दिखते थे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कंपनी ने पर्याप्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए थे। ये भी कहा जा रहा है कि कंपनी ने सबमर्सिबल को बनाने के लिए इनोवेशन के नाम पे जो कुछ हटके तरीके अपनाए थे, जैसे कि टाइटेनियम या स्टील की जगह पे कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करना और टाइटन को स्फेरिकल शेप की बजाय सिलेंड्रिकल शेप का बनाना, कंपनी के ये फैसले यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हुए। तो ये थी खो गए सबमर्सिबल की पूरी कहानी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।